चैप्टर नंबर 28 इनर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये यूरिन फॉर्मेशन के अगले दो स्टेप हैं, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहले उन्होंने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का बताया, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन के क्वेश्चन बताई हुई है और यहाँ पे तो इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। कोई ऐसा जैसे कि MCQs नहीं है, स्पेस से बस ये वाली बात देखने वाली है। और ये कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है। यूरिन एक्सक्रीशन के लिए बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन निकालते हैं, माइनस होती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बाकी दोनों चीज़ें ऐड ही हैं, ठीक है। अब आगे जो प्रोसेस ना ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का समझने के लिए, उसको समझने से पहले एक स्केच को देखना। अगर एक होता है ट्यूबुलर ल्यूमेन, एक एपिथेलियल सेल, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड वेसल, ठीक है। जो चीज़ ल्यूमेन में से, एपिथेलियल सेल में से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जाएगी ब्लड वेसल की तरफ, वो रीअब्जॉर्ब हुई, वापस गई ब्लड में, ठीक है। और जो चीज़ इस पाथ से आगे गई वो एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है। अब इसी बात को जहन में रखते हुए हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, इसके पैसिव और एक्टिव मैकेनिज्म दोनों होते हैं रीअब्जॉर्ब होने के। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो मैंने बताया कि रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एक है पैरासेलुलर पाथ, एक है ट्रांससेलुलर पाथ, बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट तो है ही। पैरासेलुलर पाथ वो है जो हमारे पास टाइट जंक्शंस के थ्रू होती है, और जो कि ट्रांससेलुलर पाथ है वो हमारे पास वाया सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है। एक्टिव प्रोसेस का आपको पता है कि जो हमारे पास यूज़ करते हैं, कपल्ड होते हैं टू डायरेक्टली यूज़ एनर्जी ATP, वो होंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं एनर्जी को, उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्टली एनर्जी को यूज़ करती है, वो एनर्जी आ रही होती है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से आ रही होती है, या फिर जो भी आयंस होते हैं उनकी जो कि हमारे पास कंसनट्रेशन के डिफरेंस से आ रही होती है, ठीक हो गया। अब यही बताया यहाँ पे जो कि टाइट जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर डिफ्यूजन का। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क होता है उसमें। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो डायरेक्टली लिंक होती है एनर्जी के यूज़ के साथ, यानी कि जितने भी ATPase पंप्स आ जाते हैं वो उसमें आते हैं। जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो यूज़ करती है आयन की, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा होता है, आयन का जो कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस बन रहा होता है, उसको यूज़ करती है, ठीक हो गया। तो ये बताया होगा। अब यहाँ पर उन्होंने सोडियम का एक्सप्लेन किया हुआ, इसको भी एक बार समझने वाली चीज़ ही है, बस जितना बता रहा हूँ समझने वाली चीज़ें। पैरासेलुलर ट्रांससेलुलर डिफ्यूजन MCQ SCQ वाइवा के लिए। अब यहाँ पे इसने बताया कि जो हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, सोडियम को पंप कर रहा है, वापस पेरिट्यूबुलर कैप में जाकर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे जब सोडियम पंप हो जाएगा, पॉजिटिव आयन यहाँ पे कम हो जाएंगे, सोडियम कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम आयन कम है, तो वो अपनी डिफ्यूजन कराएगा। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने एक आयन का जो डिफरेंस था वो क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से जो कि सोडियम था वो आगे इसमें आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सारा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम इसे कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होगी, कि यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो अंदर आ गया, ठीक है। अब आगे उसने बताया होगा यहाँ पर कि ना सोडियम सेकेंडरी रीअब्जॉर्प्शन थ्रू ट्यूबुलर मेम्ब्रेन में ग्लूकोज की। अब ये SCQ है, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही होती है। ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर सोडियम 2 और 1 होते हैं। 2 हमारे पास अर्ली सेगमेंट में होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के, 1 लेटर सेगमेंट में होता है, ठीक है। जो मेजोरिटी होती है वो 2 के थ्रू ही, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही आ जाती है, और जो कि थोड़ी सी होते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू बाकी आ जाता है। अब जब वो आगे हमारे पास आ जाता है ना ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल के अंदर, ल्यूमेन से, तो एपिथेलियल सेल से आगे GLUT ट्रांसपोर्टर होंगे, वो उसको भेजेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वो आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाके रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ये बताया GLUT 2 होगा, ऊपर होगा, 1 होगा, थोड़ा लेट सेगमेंट में होगा, और ऐसे अब्जॉर्ब होकर हो जाएंगे। अब ये जो कि हमारे पास है ये सारी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है। ग्लूकोज की जो कि रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, कैरियर प्रोटीन है, उसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट में आता है। को ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना है। ये एनर्जी को कहाँ से यूज़ करता है, जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो कि एनर्जी का, आयन का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है ना, उसके नतीजे में ये उसी एनर्जी को यूज़ करके सोडियम को अंदर लेके आता है और फिर अंदर से आगे की तरफ मूव करवाता है। तो ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है जो कि आगे यूज़ कर रही है। गाइटन में एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बताने वाला है कि यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लेडी डिफ्यूजन के प्रोसेस को बताया होगा। अब ये जो कि फर्स्ट लेडी डिफ्यूजन है ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट ही है। गाइटन ने फर्स्ट लेडी डिफ्यूजन मेंशन की है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रही है, लेकिन है ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट ही, ठीक है। और यहाँ पे जो कि रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज से आप लोगों का SCQ है, ये इस SCQ में इसी डायग्राम को समझाया हुआ है। इस चैप्टर में ना अगर डायग्राम अच्छे से कर लेना तो हमारा बाकी सारा काम भी हो जाता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस होती है, वो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट की टाइप है, वो प्रोटीन्स के लिए होती है। और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर अ सब्सटेंस दैट एक्टिवली रीअब्सॉर्ब। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की डेफिनेशन SCQ है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब। उसके लिए ग्लूकोज की वैल्यू है वो देखनी है, और साथ में फॉस्फेट और प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू। ग्लूकोज होता है 375 मिलीग्राम पर मिनट, और जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और साथ में फॉस्फेट होते हैं उनकी भी वैल्यू वो MCQs की 0.110
0.10 मिलीओस्मोल और यहाँ पे होगा 30 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, ये वैल्यूज़ MCQs के लिए इनको देख लेना है। अब आगे यहाँ बताया होगा द ओवरऑल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किडनी विच इज़ नॉर्मली अबाउट 375 मिलीग्राम पर मिनट। यहाँ पे एक और डेफिनेशन ऐड करो रीनल थ्रेशोल्ड की, यहाँ पे लिखी नहीं लेकिन लिखना ज़रूरी है। रीनल थ्रेशोल्ड हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का ये होता है बिलो विच नन ऑफ इट अपीयर्स इन द यूरिन एंड अबव विच इट अपीयर्स इन द यूरिन। ठीक है, रीनल थ्रेशोल्ड होता है अगर किसी सब्सटेंस का उस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास वो यूरिन में आ जाता है। जिस तरह कि ग्लूकोज की जो यूरिन थ्रेशोल्ड होता है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्यूब होता है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, आगे आते हैं कुछ सब्सटेंस ऐसे जो कि एटली रिब्सॉर्ब ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं होता। उस सब्सटेंस में एग्जाम्पल आती है सोडियम की, उनका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्यों नहीं होता, उसके 3 रीज़न है। एक तो ये है कि जो कि उसका ट्रांसपोर्ट है वो डिटरमाइन होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल कंस्टिट्यूशन ग्रेडियंट से। दूसरा ये है कि वो परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन उसको डिटरमाइन करती है। तीसरा है कि टाइम ऑफ जिसकी टाइम जितना वो फ्लूइड में रह रहा है, ट्यूब्यूल में रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और ये गेन टाइम ट्रांसपोर्ट है। गेन टाइम ट्रांसपोर्ट वाइवा क्वेश्चन और MCQs भी SCQ के तौर पर पूछे गेन टाइम ट्रांसपोर्ट क्या होता है हम बताएंगे कि ऐसे सब्सटेंस जिनका हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं होता वो हमारे पास उनकी जो कि हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है टाइम दैट द फ्लूइड कंटेन द सब्सटेंस रिमेन विद इन ट्यूब्यूल, तो उसको बोलते हैं ग्रीन टाइम ट्रांसपोर्ट। और इस एग्जांपल में हम बता देंगे कि जो कि सोडियम है वो ऐसा सब्सटेंस है। ठीक है, आगे बताया पैसिव वाटर रिअब्जॉर्प्शन बाय ऑस्मोसिस कपल मीन टू सोडियम रिअब्जॉर्प्शन। बस इसमें कुछ भी नहीं है कि बस सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन का बताया हुआ है। और सॉल्वेंट ड्रैग के लिए SCQ, सॉल्वेंट ड्रैग SCQ हमारे पास ये है कि जब हमारे पास वाटर होता है ना वो मूव करता है ना ऑस्मोसिस के थ्रू, तो कुछ वो अपने साथ सॉल्यूट की क्वांटिटी भी ले जाता है, तो इसको कहते हैं सॉल्वेंट ड्रैग, यानी कि सॉल्वेंट ने कुछ क्वांटिटी सॉल्यूट की भी अपने साथ खींच ली। आगे उसने बताया होगा एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है वो उसका रोल बताया कि इंक्रीज़ करता है वाटर की परमिबिलिटी को डिस्ट्रो कॉटिंग और कोलैक्टिन ट्यूब्यूल में, ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड यूरिया इन द सॉल्यूट बाय पैसिव। यूरिया का पूरा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लोराइड का पढ़ना पड़ेगा कि इनका पैसिव डिफ्यूजन भी होती है, लेकिन जो क्लोराइड है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, और वो कैसे होता है वो आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिया नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा समझाया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने MCQ के लिए बात याद रखनी है और ये फ्लो चार्ट है, इसको याद रखना है। सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की भी साथ रिअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अब सोडियम जब चला जाएगा तो अंदर जो कि नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है सोडियम जो कि पॉजिटिव से निकल गया रिअब्जॉर्ब हो गया। लुमिनम में जो क्लोराइड और जो कि बाकी यूरिया कंसंट्रेशन में बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर रिअब्जॉर्ब होगा, भी सॉल्यूट बढ़ जाएगा, तो वो इन दोनों को इंड्यूस करके इन दोनों की भी पैसिव क्लोराइड रिअब्जॉर्प्शन और पैसिव रिअब्जॉर्प्शन हो। ठीक हो गया, और ये चार्ट यहाँ बताया हुआ है। अब आगे जो उन्होंने बताया हर एक सेगमेंट का अलग-अलग, और ये SCQ भी आया हुआ है कि हर सेगमेंट का थोड़ा-थोड़ा बताओ। तो वो जो कि SCQ है ना उसके लिए हमें देखना है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है। अब इसको देखने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर के एक टेबल से लिंक करना है। इसका शॉर्ट तरीका करने के लिए जितने भी ऐसे हैं ना कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट चैप्टर में एक टेबल है, उस टेबल के साथ इस डायग्राम को इंटरलिंक करना है। पहले इस डायग्राम को समझते हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आइसोऑस्मोटिक फ्लूइड है। ठीक है, नया जब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना होता है उसकी जो कि हमारे पास वो होती है ना ऑस्मोलैरिटी, वो सेम होती है दैट ऑफ द प्लाज्मा के। अब यहाँ पे आइसोऑस्मोटिक है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। ठीक है, और साथ में ये बात है कि यहाँ पे 65% जो कि हमारे पास सल्यूट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 65% सल्यूट जो कि है वो रीअब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। 2 पॉइंट्स हो गए। अब आगे मैं उस टेबल से बताऊँ और यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा, तो वो टेबल नेक्स्ट चैप्टर में बना हुआ है और वो बहुत अच्छा सा टेबल है। ये देखें, अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और क्या हो रहा है, साथ में एयर ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड हो रही होती है, वाटर की परमिबिलिटी, सोडियम क्लोराइड की परमिबिलिटी और यूरिया की परमिबिलिटी होती है। और मैंने यहीं पे ऐड कर दी वो वाले वहाँ से पॉइंट तक कि मेरे लिए इजी हो जाए पढ़ना। यहाँ से आप लोग भी पॉइंट्स ऐड कर लो, दो वो वाले कि 65% वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, साथ में हमारे पास आइसोस्मोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे उसने क्या बताया हुआ, कंसंट्रेशन सल्यूट अलोंग द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये भी आप MCQs है यहाँ पे बस। और आगे चलते हैं हम थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, जब हम थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कि होती है परमिबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड वगैरह की नहीं हो रही होती। यहाँ पे जो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, 20% ऑफ द फिल्टर वाटर इज रीअब्जॉर्ब इन द लूप ऑफ हेनले एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस ऑकर इन थिन डिसेंडिंग लेम। ये MCQs वाला पॉइंट है, इसको भी नोट करो। अब उन आगे टेबल में भी सेम यही बात बताइए कि यहाँ पे नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। यही बात डायग्राम में भी है ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड नहीं हो रही, और यही बात यहाँ पे भी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड नहीं हो रही, लेकिन वाटर की और सोडियम क्लोराइड की जगह की परमिबिलिटी अवेलेबल है।
ताकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके। फिर आगे थिन असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो थिन असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड की परमिबिलिटी है और यूरिया की परमिबिलिटी है। इन्होंने ऐसे थिन सेगमेंट का नहीं बताया, थिक असेंडिंग लिम्ब पे डायरेक्ट आ गए हैं। अगर थिक असेंडिंग लिम्ब है, थिक असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ और सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड होती है, लेकिन उस एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ हमारे पास यहाँ पे 25% जो कि सल्यूट है वो रीअब्जॉर्ब होता है। अब जो कि 25% सल्यूट रीअब्जॉर्ब होता है उसको रीअब्जॉर्प्शन कराने में एक स्पेशल चैनल का रोल है, और वो चैनल है 1 सोडियम 2 क्लोराइड और 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट चैनल। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है अंदर की तरफ, और ये भी जो कि अपनी एनर्जी है वो ड्रेन करता है हमारे पास सोडियम की डाउनहिल डिफ्यूजन सोडियम इनटू सेल टू ड्राइव द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम इनटू सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। यानी कि कहीं ना कहीं पे प्राइमरी एग्री ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म चल रहा था और उसने वहाँ से अपनी एनर्जी लेके सेकेंडरी एग्री ट्रांसपोर्ट ये वाली होगी, सेकेंडरी एग्री ट्रांसपोर्ट है अपनी एनर्जी प्राइमरी एग्री ट्रांसपोर्ट से लेगी और इसने फिर सोडियम के अंदर एंट्री करवा दी यहाँ पे। तो ये हमारे पास था, और यहाँ पे आगे बताया हुआ कौन डेरिवेटिव्स में काम करें, इनको आप छोड़ दो अपने लास्ट चैप्टर के लिए। वहाँ पे डेरिवेटिव्स का बहुत अच्छा टेबल बनाया है, वहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा। यहाँ पे सर खपाने की जरूरत नहीं कि डेरिवेटिव्स क्या हैं और कैसे हैं, वो आखिरी चैप्टर में कवर हो जाते हैं, वो आपका एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा देंगे। तो अभी के लिए इस डायग्राम में जो बताया था कि हमारे पास असेंडिंग लूप पोर्शन के थिक सेगमेंट में क्या हो रहा है, तो हमें पता चल कि यहाँ पे हमारे पास ये एक तो ये वाली चैनल और दूसरा एक ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड हो रही थी, तो वो हमारे पर चल जाएगी। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हमारे पास आगे आएगा डिस्टिल ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है और कॉर्टिकोक्लाइन ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है। डिस्टिल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकोक्लाइन ट्यूब्यूल वो साइट है जहाँ पे एंटीडायरेटिक हार्मोन ने ऐड करना होता है। अब इन साइट्स में एक हमारे पास स्पेशलिटी आती है इंटरक्लेटेड सेल की और प्रिंसिपल सेल्स की। ठीक है, ये जो कि हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स होते हैं ना और इंटरक्लेटेड सेल होते हैं, डिस्टिल और कॉर्टिकोक्लाइन ट्यूब्यूल दोनों में होते हैं। अब इनका रोल हमारे पास ये ट्यूबुलर हैंडलिंग करते हैं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और पोटेशियम की। जो कि प्रिंसिपल सेल होते हैं, इनका रोल क्या होता है, प्रिंसिपल सेल होते हैं इनका रोल हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, पोटेशियम की सिक्रीशन करते हैं, वही रोल जो कि उसका होता है क्या कहते हैं एल्डोस्टेरोन का। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब इसकी डायग्राम यहाँ पे दिखाई हुई है। देखो सोडियम की करा रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम को यहाँ पे लेके फिर आगे सेंट्रल पंप के थ्रू बाहर भेज दिया, और यहाँ पे जैसे फ्लूइड्स के ब्लड कैपिलरी के थ्रू चला गया, सोडियम की तो रीअब्जॉर्प्शन होगी। और पोटेशियम की क्या करें, पोटेशियम की करानी है एक्सक्रीशन सिक्रीशन। तो उसके लिए क्या किया, पोटेशियम को पकड़ा, सोडियम बेस पंप से अंदर गया, जब ये अंदर चला गया यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, ट्यूबल लूमेन में इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी, तो अब वो क्या करेगा, वो जाएगा अपने पास डाउन डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से वो निकल गया, प्रिंसिपल सेल ने ये रोल अदा कर दिया। आगे जो सेल, अब यहाँ पे एमसीक्यूज ये है, प्रिंसिपल सेल है द प्राइमरी एक्शन साइट्स ऑफ द ये एंटीडायरेटिक्स, जिनमें एंटीडायरेटिक्स में आते हैं हमारे पास पोटेशियम पर एंटीडायरेटिक्स, और इन एंटीडायरेटिक्स का नाम होता है एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, और साथ में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस पे आके काम करते हैं। अब जो डायरेक्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको पता चलेगा लास्ट चैप्टर में एक टेबल है, जब आप उस टेबल को पढ़ोगे तो वहाँ से आपको डायरेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपने बस एमसीक्यूज के लिए वो मैंने जो लाइन बताई वो पढ़ लेनी है यहाँ से। नेक्स्ट इसमें ना टाइप ए और टाइप बी इंटरक्लेटेड सेल होते हैं। जो टाइप ए इंटरक्लेटेड सेल है ना, इनका काम होता है कि हमारे पास सोडियम, इनका काम होता है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट की जो कि ट्यूबुलर